रोज की तरह फिर से इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय और आज फिर हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़े हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं विपुल शर्मा, जो कि अधिवक्ता हैं और साथ ही साथ सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। अगर यूं कहूं कि समाज सेवी हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो परिचय है अधिवक्ता के अलावा ये क्या क्या करते हैं वो अभी मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। उससे पहले स्वागत है विपुल जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सिलीगुड़ी के सभी दर्शक, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अभी तो आपका चैनल सिर्फ सिलीगुड़ी में नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ बंगाल और कहीं ना कहीं साउथ बंगाल के भी बहुत से क्षेत्रों में पूरी तरह से देखा जा रहा है। तो आप सभी दर्शकों को खबर चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार। तो अब हम बता दें कि विपुल जी किन किन संस्थाओं के साथ, किन किन प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दूं सर्वप्रथम कि विपुल जी मारवाड़ी युवा मंच का जो प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच पश्चिम बंगाल और सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ ही साथ सिलीगुड़ी टैक्स एडवोकेट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हैं और साथ ही साथ लायंस मेट्रो जो है उसके सचिव रह चुके हैं। सचिव अभी भी हैं, सॉरी गलती के लिए माफी चाहूंगा। और साथ साथ नॉर्थ बंगाल एडवोकेट फोरम फॉर प्रॉपर्टी मैटर्स के भी सचिव हैं। तो अब क्योंकि इतनी सारी पोस्ट है इनके पास में, तो हम बातचीत के लिए हमारे पास बहुत सारा मसाला है पूछने के लिए, जो सुझाव लेने के लिए। जैसा कि जो दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि यह शो, यह कार्यक्रम किस वजह से है। तो विपुल जी आपको भी बता दूं कि यह कार्यक्रम, जैसा कि आपको पूर्व हमने बताया भी था, कि इस कार्यक्रम में हम सिलीगुड़ी के जो निवासी हैं, सिलीगुड़ी के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे सुझाव लेने का प्रयास करते हैं कि सिलीगुड़ी का जो आज जो स्थिति है, सिलीगुड़ी काफी विकसित हो चुका है, एक विकसित शहर के रूप में उभरा है। और उत्तर बंगाल की अगर हम बात करें तो उत्तर बंगाल में अगर पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता के बाद अगर किसी शहर का नाम आता है तो वह है सिलीगुड़ी। अगर फर्स्ट लैंग्वेज में अगर बात करें कहाँ जाना है भाई कोलकाता के बाद, तो सिलीगुड़ी का नाम आता है। टूरिज्म के एक्सपेक्ट से देखें या फिर और भी बिजनेस के बारे में भी देखें, सभी चीजों के बारे में सिलीगुड़ी का नाम आता है। मगर जिस प्रकार ग्रोथ हुई है सिलीगुड़ी में जनसंख्या की या फिर विकास की जो गति है, जो चक्र चल रहा है, उसके मुकाबले में अब आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं विकास के साथ साथ संसाधनों की को भी बढ़ावा मिलना चाहिए था? इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, चूंकि मेरा जन्म भी सिलीगुड़ी में हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे गर्व भी होता है कि मैं सिलीगुड़ी जैसे एक शहर का बासिंदा हूँ। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि आपस में जो मेलजोल है, जिस तरह से हम सारे त्योहारों को साथ में बैठ के मिलाते हैं, और एक शहर में जो जो सुविधाएं होनी चाहिए और जो जो आवश्यकता एक इंसान की होती है, वो सारी चीज़ें आराम से और बहुत ज़्यादा, जैसे मल्टी सिटीज़ में आपके खर्चे भी बहुत बड़े होते हैं, तो वैसा कोई बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। एक सामान्य स्कूटर बाइक लेके भी आप पूरे शहर को घूम सकते हैं और अपने काम में जा सकते हैं। और तो कहीं ना कहीं मुझे गर्व भी होता है कि मैं ऐसे एक शहर का बासिंदा हूँ जहाँ सुरक्षा की भी देखे कहीं कोई त्रुटि नहीं है। हम सुरक्षित रात को, हमारी जो महिला है, सब रात को हो या दिन हो आराम से घूम रहे हैं, हम लोग सब आराम से सब कुछ काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि ऐसे शहर में मैं हूँ। जबकि हम लोग पेपर में देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में क्राइम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी उस दिशा में काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब तरक्की होती है तो साथ में कुछ दुष्परिणाम भी लेके आती है, जो कहीं ना कहीं अब हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। और सबसे अगर अपने बात करेंगे तो जब हम रास्ते में निकलते हैं तो जो जाम की जो स्थिति होती है, वो एक सबसे प्रमुख समस्या मुझे लगता है। क्योंकि मैं खालपाड़ा में रहता हूं और अगर सेवक रोड में मुझे आना होता है तो कम से कम 1 घंटा लेके पहले चलना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा जो स्ट्रेच है वो इतना जाम रहता है कि जी ट्रैफिक जैम जो होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान आपके दृष्टिकोण से क्या है, क्या हो सकता है? देखिए, शहर तो बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है और प्रशासन भी अपनी तरफ से ट्रैफिक के जो, देखिए यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए भी आप देखेंगे कि हर चौक चौराहे हर जगह पे ट्रैफिक गार्ड्स भी हैं। लेकिन चूंकि जब संख्या इतनी बढ़ती है, जब शहर में इतने टोटो की इतनी संख्या हो जाएगी, ऑटो की इतनी संख्या हो जाएगी, प्राइवेट व्हीकल्स की इतनी संख्या हो जाएगी, तो रास्ता तो वही है, रोड तो बढ़ नहीं रहा है। शहर के अंदर में तो रोड नहीं बढ़ रहा है। तो मेरा एक सुझाव है कि जैसे हम लोग बड़े बड़े शहरों में देते हैं मल्टी लेवल पार्किंग, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है,
अब आपके पास में अगर विधान मार्केट में कोई जगह है तो वहां पर आप मल्टी लेवल पार्किंग बनाइए, ताकि कोई भी आदमी, अब क्या करना पड़ता है, जबरदस्ती अपनी गाड़ी या तो स्टेडियम के साइड में रखनी पड़ती है या किसी दुकान के सामने रखनी पड़ती है, तो अननेसेसरी रोड संकीर्ण होता है। और एक मतलब एक कभी कभी झगड़े से भी हम देखते हैं कि हो जाता है। तो एक मल्टी सिटी जो मल्टी लेवल पार्किंग है, उस दिशा में हमने सुना भी था, हमारे मेयर साहब ने कई बार अपने कहा कि हम लोग इस बारे में प्रयास उनके जारी हैं। वैसा ही जैसे एक विधान मार्केट की जगह में हो, एक सेवक रोड में हो, एक सेवक मोड़ में हो, इस तरह अगर कोई जगह आइडेंटिफाई करके एक मल्टी लेवल पार्किंग कर दी जाए तो एटलीस्ट वो जो जितनी गाड़ियां जो शहर के दोनों किनारों पे रहती है वो अंदर रहेंगी, तो वो तो रोड जगह मिलेगी। रोड का थोड़ा चौड़ा हाँ, है वो रोड, क्योंकि अब हम चौड़ापन को तो शहर के बाहर हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंदर तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते। और फिर हाँ जी, और फिर कहीं ना कहीं जो हम नागरिक है, हमारा भी कहीं ना कहीं एक दायित्व बनता है। जैसा कि मैंने कहा ना कि सड़कों पे इतनी टोटो बढ़ गई है कि जाम की समस्या आ रही है, लेकिन आप साथ साथ ये भी देखिए कि सिलीगुड़ी और उसके आसपास के जो जितने वार्ड है, जो दूरस्थ इलाके हैं, आज वहां भी ग्रो हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही घर से निकलेंगे आपको टोटो मिल जाएगा। दूर दूर डाबग्राम बोलिए, चाहे शांति नगर बोलिए, जहां कोई वाहन नहीं था पहले, तो वहां भी आप जाएंगे तो देखिए तो कहीं ना कहीं आराम भी मिल रहा है, हम लोग को सुविधा भी हो रही है अपने को। तो और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसिप्लिन हम लोग को अपने अंदर भी लेके आना पड़ेगा। जो हम शहर के वासी, हम भी देखिए कहीं भी पार्किंग लगाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते, जगह मिलनी चाहिए और हम पार्किंग लगा के चले जाते हैं। तो इस चीज पे भी कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और एक तालमेल जो मैंने आपके पूर्व कार्यक्रम भी देखे, तो आपने कहा ना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन और आम नागरिक, इनका जो तालमेल है उससे ही हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। और आप जैसे चैनल के माध्यम से जिसने ये बीड़ा उठाया है और इस तरह की बातों को हम लेके आ रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं जागरूकता फैलेगी। मैं ये चीज खुद बोल रहा हूं, तो हो सकता है कि अगली बार जब मैं कहीं गलत पार्किंग करूं तो मुझे अपनी बातें खुद ही याद आ जाए और मैं वो ना करूं, तो फायदा होगा इससे जरूर। जी, हमारा मकसद भी और दर्शकों हमारा मकसद भी यह है कि जो हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के इस सिंहासन पर बैठते हैं, इस चेयर पे बैठते हैं, वह कम से कम इस चीज को जब कह रहे हैं तो उसके बाद उन्हें कम से कम ये एक जहन में आती है, जब भी वो गाड़ी पार्क करें या कहीं भी जाते हैं तो ये जहन में रहता है कि मैंने कमिटमेंट किया है। कम से कम उनका कमिटमेंट जो है उनके जहन में बार बार दोहराया जाएगा, तो वो अपने आप को कम से कम कमिट मानेंगे और गलती करने से बचेंगे। ये हमारा मकसद है। और भी मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ और सिर्फ बात करना नहीं है। ये जो बातचीत है ये एक आम नागरिक की है। ये हमारी भी जो बातचीत है वो एक आम नागरिक के तौर पे ही हम लोगों से पूछते हैं, चाहे वह किसी भी पोस्ट से बिलोंग करते हो या किसी भी पद से बिलोंग करते हो, लेकिन वो है आखिरकार सिलीगुड़ी के अपने नागरिक, जिन्हें सिलीगुड़ी प्यारा लगता है। जैसे शुरुआत में विपुल जी ने कहा कि सिलीगुड़ी सबसे प्यारा शहर है, हम भी मानते हैं सिलीगुड़ी बहुत प्यारा शहर है। इसमें जो रहते हैं वो लोग इससे मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का कारण भी बहुत सारे हैं, इस मोहब्बत के मायने भी बहुत सारे हैं। इस मोहब्बत का कारण एक बता दूं कि इसके आसपास की जो मान लीजिए 2 किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो हरियाली और जो वादियां और जो माहौल मिलता है वह हम सिलीगुड़ी वासी ही फील कर पाते हैं, और वह जो प्रेम है वो हमारे अंदर ही हर समय चलता रहता है, वो हम ही फील कर पाते हैं। बाहर के जो लोग आते हैं वह इतना समझ नहीं पाएंगे, वो हो सकता है 1-2 दिन के लिए आए और चले गए, लेकिन यह फीलिंग हमारे अंदर ही होती है। तो विपुल जी, जो पार्किंग से रिलेटेड आपने बात की, यह बातें ही हमने कई बार की और हमने सुना भी है कि मेयर ने भी कहा है कि पार्किंग को लेकर भी एक ब्लू प्रिंट बन रहा है, और ऐसी वो लोग मल्टी लेवल पार्किंग की तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बातचीत हो रही है। मगर पार्किंग के साथ साथ अगर हम देखें तो जो सड़कें हैं जो सिकुड़ रही हैं उनका और भी कई कारण है। जैसे अगर माने कि एंक्रोचमेंट का जो कारण है, अवैध तरीके से जो बैठ रहे हैं लोग, या फिर जो दुकानदार है वह भी इसको ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, इसमें भी जनता का रोल है या इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं थोड़ी सी लचीलापन है? देखिए, बोलने में तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना कि अगर हम सच्ची तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता को भी और नागरिकों को भी ये समझना चाहिए। हम देख रहे हैं कि अब शहर की ऐसी परिस्थिति हो गई है कुछ रास्तों में, तो कि आप थोड़ी सी भी अगर जगह छोड़ोगे तो हो सकता है कि कल को कोई वहां पर आके कोई ठेला लेके बैठ जाए या कोई चीज लेके बैठ जाए।
तो ये इंक्रोचमेंट बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि लोगों के पास काम की कमी है, सबके पास वो रोजगार के माध्यम नहीं है, तो आदमी ठेला लगा के भी मेहनत कर रहा है। मैं मान रहा हूं, मैं उसकी मेहनत को भी सलाम कर रहा हूं कि वो एक मेहनत कर रहा है, कोई कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई चोरी वैसा तो नहीं कर रहा, कोई डाका तो नहीं डाल रहा। एक मेहनत करके ठेला लगा रहा है, सामान खरीद के ला रहा है और फिर उसको बेच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके इस चीज से शहर को तकलीफ हो रही है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर तकलीफ उनको भी होगी और हमको भी होगी, सबको होगी। तो इस चीज को समझना चाहिए हम लोग को। और प्रशासन की तो देखिए बहुत प्रमुख भूमिका होनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तभी होता है कि जब हम पुलिस का हम पे डर हो। जिस दिन पुलिस का डर नहीं रहेगा, उस दिन लॉ एंड ऑर्डर भी शहर से निकल बता जाएगा। दूं कि पिछले कुछ दिन पहले ही एसएमसी ने एक बड़ा अभियान चलाया था, आपको शायद ज्ञात होगा, एसएफ रोड में। तो वहां उस भूमिका का लोग प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरीके से, जितनी कठोरता से उन्होंने यह निर्णय लिया, उसके बाद एसएफ रोड कहीं ना कहीं क्लीन दिखाई दे रहा है पूरी तरह से। हाँ, सही है, लेकिन अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि उसके बाद पुनः वैसा ही परिस्थिति न हो जाए। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि जो सिलीगुड़ी हॉस्पिटल है उसके सामने प्रशासन ने आके हटाया। फिर आप ही के चैनल ने 2 दिन बाद दिखाया कि वापस लगा दिया गया है, तो फिर प्रशासन ने आके दोबारा हटाया। और मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि शायद अब फिर लग गया हो। तो ये प्रशासन देखिए अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को भी ये चीज समझना पड़ेगा। और सरकार इसमें ये कर सकते हैं कि हर वैसे इलाके जहां पर आपका एक कमर्शियलाइज होने की संभावना है, लाइक जैसा आपने कहा एसएफ रोड, तो एसएफ रोड में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ में इतने ठेले लग चुके हैं कि गाड़ियां रखने की तो जगह ही नहीं है, चलने की भी जगह नहीं बची है लगभग, और दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। तो लेकिन नुकसान बताइए क्या? रेट को आप देखिए, रेंट को देखिए संजय जी, मैं जैसे बताना चाहूंगा, रेंट देखिए इतना बढ़ चुका है, हर बिल्डिंगों की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब लोग एसएफ रोड का जो एसएफ रोड एक सुना सुना रहता था, अब एसएफ रोड एक प्राइम लोकेशन बन चुका है। मतलब मैंने उस दिन देखा कि कुछ लोग सेवक रोड आपके 2 माइल और सालूगढ़ा से भी आए थे, इसलिए कि उनको लगता है कि एसएफ रोड में स्ट्रीट फूड जिसको बोलते हैं ना, जैसे हम लोग बंबई में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं कि स्ट्रीट फूड कॉर्नर रहता है, तो कहीं ना कहीं एसएफ रोड वो बन गया है। और मेरा भी घर एसएफ रोड के बगल में है, तो मुझे भी सुनने में तो बहुत अच्छा ही लगा कि मेरे घर के बगल में इतना डेवलपमेंट आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको उसके एक दायरे में लेके आने की बहुत जरूरत है। देखिए जिस तरह से, हाँ जी, तो कोई ना कोई एक जगह, या तो कोई 1-2 बिल्डिंग को इस तरह से कमर्शलाइज सरकार थोड़ा सा उसको डेवलप करे, कम रेट में देने की व्यवस्था करे, कुछ ऐसा भी उपाय किया जा सकता है। या उनको किसी तरह रेगुलाइज किया जाए। ये नहीं कि आप, ठीक है आपको अपना व्यवसाय करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड के ऊपर ही आ जाएं पूरी तरह से। तो इस चीज को कम से कम अपने को, जी, तो लोगों को भी समझना पड़ेगा, व्यवसायी को भी समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सख्ती तो देखिए बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब सख्ती बरतने से कहीं कहीं उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं जो हमने, जी। विपुल जी, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा था क्योंकि आप प्रॉपर्टी मैटर्स में डील करते हैं, लोगों को प्रॉपर्टी मैटर के बारे में आप समझाते हैं, लॉ के बारे में जानते हैं। तो जैसा आपने कहा कि पार्किंग की समस्या, अभी काफी कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे वार्ड हैं जहां पर क्या होता है कि घर हैं बने हुए, अपार्टमेंट बने हुए हैं, मगर उनके नीचे की जो पार्किंग का जो स्पेस है, जो पार्किंग की जो जगह है, उसे व्यावसायिकरण के तौर पे दे दिया गया है। वहां दुकानें खुल गई है, जनरल स्टोर खुल गए हैं, या जो भी है व्यावसायिकरण उसका कर दिया गया है। और पार्किंग जो है वह सड़कों पे होती है, प्राइवेट जो गाड़ियों की पार्किंग है वो सड़कों पे होती है। तो यह जो मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें क्या प्रावधान है कि लोगों को जो बिल्डिंग बनेगी उसमें कितना प्रतिशत पार्किंग की जगह होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा बताइए। आपके खबर समय में मैंने देखा था, आपने बहुत अच्छा ये रिपोर्टिंग किया था इसमें। देखिए कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसका प्लान एसएमसी पास करती है, और बकायदा एकदम पूरी तरह उसमें प्रोविजन रहता है कि वो बिल्डिंग की ऊंचाई के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसमें पार्किंग का कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो वो लेकिन एक सफिशिएंट उसमें सारी व्यवस्था रहती है, और एसएमसी के प्लान में हम कोई त्रुटि नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बिना तो प्लान पास ही नहीं होगा आपका। और एसएमसी पूरी तरह से जांच परख करके ही प्लान को पास करती है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था हर बिल्डिंग में देती है। लेकिन देखा यह जाता है कि उसके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं है कि वहां बना क्या है,
हो सकता है कि 1 साल तक जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट, चूंकि अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब रेरा भी इम्प्लीमेंट हो चुका है अपने बंगाल में, तो उसमें आपका ये चीज़ जो है कि जो हमारे कुछ मान ले जो कुछ व्यवसायी वर्ग बोल सकता हूँ या प्रोमोटर बोल सकता हूँ कि जो मान लीजिए उस चीज़ को पूरी तरह नहीं मानते, उस पे भी कहीं ना कहीं रोक लगाने का रेरा में बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। अब एक आदमी, अगर आपने एक फ्लैट लिया है और आप अगर देख रहे हैं कि पार्किंग को अगर मिसयूज किया जा रहा है, कुछ और किया जा रहा है, तो आप भी पूरी तरह से उस पर शिकायत कर सकते हैं। और रेरा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्ट है और उसमें कार्रवाई होती है। और में शिकायत दर्ज करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ऑनलाइन? बिल्कुल बिल्कुल, और ये पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बंगाल में पूरे भारत में तो बहुत दिन, काफ़ी जगहों में तो पहले ही अपनी इम्प्लीमेंट हो गया था। बंगाल में मार्च के बाद में इसकी वेबसाइट चालू होने के बाद में ये इम्प्लीमेंट हो गया है। अभी ये इम्प्लीमेंटेशन में है। अभी सरकार सबको समझा रही है, बता रही है, जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मीटिंग हो रही है, हमारे जो बार एसोसिएशन है उनके साथ भी मीटिंग हो रही है, हमको भी प्रोविजंस की विभिन्न जानकारियाँ दी जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है। तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो नई बिल्डिंगों में तो कम से कम वो समस्या आपको नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल पुख्ता आपको समझना पड़ेगा कि इसको आफ्टर सेल्स एंड सर्विसिंग वाला पार्ट आता है, मैंने आपने दे दिया, उसके बाद क्या हो रहा है उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो वहां कंप्लेन की आवश्यकता है। रेरा में ये भी प्रोविजन है कि आप बाद में भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको बेच के प्रमोटर अगर निकल गया, जो भी है वो हट गया, उसने सारी चीज बेच दी, उसके बाद भी कार्रवाई हो सकती है, उसके बाद भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। और बहुत ही सुंदर सिस्टम है जिसमें आपको कहीं कोई डिपार्टमेंट में भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बकायदा ऑनलाइन बैठ के अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। जानना चाहूंगा, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक ये आई थी, क्योंकि नमस्ते सिलीगुड़ी कार्यक्रम है और लोग देख भी रहे हैं इसको, तो विपुल जी क्योंकि प्रॉपर्टी में डील करते हैं, प्रॉपर्टी लॉ के बारे में जानकारी है, मेरे पास एक समस्या आई थी जिसका समाधान मैं दे नहीं पाया क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूं या मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूं, मगर एज ए मीडिया मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आती है कि जो कभी कभी अपार्टमेंट बन जाते हैं, अपार्टमेंट बनने के बाद में उस अपार्टमेंट में ऑक्यूपेंसी पूरी तरह नहीं हो पाती है, कम होती है, तो वहां पर जो मेंटेनेंस होता है वह किसका दायित्व होता है? देखिए, इसमें भी रेरा ने बहुत ही क्लियर कट अपना प्रोविजन इसमें रेरा वाला छोड़ दिया, पुराने वाले जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। हाँ। रेरा इम्प्लीमेंट हो चुका है और नहीं, पुराने वाले में पूरी तरह से लागू नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेंसी अगर उसमें पूरी नहीं है तो उसका जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदारी देखिए, जो फ्लैट ओनर्स हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनको ही लेनी पड़ेगी। और जितने फ्लैट ओनर्स हैं उनको अपनी एक कमेटी बना के, हाँ, उसमें उनको अपना और प्रोमोटर से बात करें। अगर नहीं मानता है तो रेरा के अलावा भी लीगल कई ऑप्शन है कि आप उसमें जा सकते हैं और आप मेंटेनेंस अपने हाथों में लेके अपनी बिल्डिंग का मेंटेनेंस शुरू कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें आप में जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं एटलीस्ट उनमें एकता का एक रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट आप सबको मिलके ही वो मेंटेनेंस करना। ये मामला क्या कंज्यूमर कोर्ट का है? जी, आप जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। जी 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 जी, भले आप रेरा में आप नहीं भी जाएं तो कंज्यूमर। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि 100 फ्लैट है, 100 फ्लैट है, जो 100 फ्लैट में से मान लीजिए 20 फ्लैट बिके हैं और बाकी खाली पड़े हैं। अब 20 फ्लैट जो ऑनर है उनके ऊपर में क्या पूरा प्रेशर रहेगा वो 100 फ्लैट का जो मेंटेनेंस है उसका? ये क्या होता है, प्रोपोर्शनेटली होता है। अगर उसमें 100 फ्लैट है तो 80 डेफिनेटली डेवलपर या प्रोमोटर के हाथ में होंगे। 20 फ्लैट बिक चुके हैं तो प्रोपोर्शनेटली 20 फ्लैट का जो आएगा वो आएगा और 80 फ्लैट का आएगा। इसमें थोड़ा सा एक जो चूंकि 80 फ्लैट बंद पड़े हैं तो हो सकता है कि कुछ खर्चा कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन बकायदा जो अनसोल्ड फ्लैट्स हैं उसकी जिम्मेदारी भी जो ओनर है उसको लेनी पड़ेगी। मैं आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे जो प्रश्न आया था मेरे पास उसमें ये कहा गया था कि मान लीजिए 100 फ्लैट है और 20 फ्लैट बिके हैं, मेंटेनेंस पूरे अपार्टमेंट का होना है, गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लाइट चाहिए, लिफ्ट चाहिए, हर चीज की सुविधा तो चाहिए, क्योंकि जो एक फ्लैट भी जिसने लिया है उसको तो ये कह के दिया गया कि आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, मगर उसको ये नहीं कहा गया कि 100% जब ऑक्यूपेंसी आएगी तभी आपको मिलेगी। उसको तो एक फ्लैट जब किसी ने लिया है 20 लाख 25 लाख में या 50 लाख में, तो उस फ्लैट ओनर को तो अपनी पूरी सुविधाएं चाहिए। अब उस फ्लैट ओनर को अगर पूरी सुविधाएं नहीं मिलती है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिल्कुल, देखिए इस तरह की समस्या जिसका निदान नहीं हो पाता था पहले और जिसके लिए लोगों में जानकारी भी नहीं थी, और जानकारी होती तो कहीं ना कहीं कम्प्लेक्स भी था
क्योंकि आपको कोर्ट में अगर जाना पड़े, कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़े, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रोविज़न अभी नया आया है, इसमें इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि 99 फ्लैट जब लगेंगे तभी आपको वो सर्विस मिलेगी। आपने आपने वो फ्लैट खरीदा है और आपके फ्लैट के एग्रीमेंट में अगर वो सारी प्रोविज़न आपको लिख के दी गई है, तो आपको वो प्रोविज़न मिलेगी। अदरवाइज़ जो डेवलपर है या है, आप उसके अगेंस्ट में शिकायत बिल्कुल दर्ज कर सकते हो। और अगर आपने ऑक्यूपेंसी ले लिया है, आपने साइन करके सब कुछ ले चुके हैं, उसके बाद अगर उसने कहा कि आपको हैंडओवर कर दिया गया, फ्लैट हैंडओवर कर दिया गया, आपको एक क्या बोलते हैं उसको, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया, डीड बन गया, उसके बाद उसने नहीं दिया, तो आप 100%, क्योंकि डीड तो आपको जब आप फ्लैट में जाओगे, जब आप अंदर जाओगे, तो उसी समय तो आपको रजिस्ट्री डीड करानी पड़ेगी, आपको जब परचेज करना पड़ेगा। तो आप परचेज कर लेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस तो आपको उसके बाद ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जब आप कोई फ्लैट को परचेज करके आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट होके आप फ्लैट में घुसोगे, उस दूसरे दिन से तो आपको लिफ्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद तो आपको मेंटेनेंस पड़ेगी, उसके बाद तो आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बिल्कुल देना पड़ेगा। जो मैं प्रोपोर्शनेट की आपको बात कर रहा था, मैं इसीलिए आपको, मैं हो सकता है मैं समझा नहीं पाया हूं आपको, तो जो प्रोपोर्शनेटली अगर 80 फ्लैट का जो ओनर है, उसको 80% बियर करना पड़ेगा, और जो 25% है उनको अपना 25% बियर करना पड़ेगा। जिसने अपार्टमेंट बनाया, जो डेवलपर है, उसको 80% का देना है, और बाकी आपका जो प्रतिशत है एक फ्लैट का, वो आपको देना है, मगर आपको सुविधा उसको 100% देनी पड़ेगी। ये नियम है। तो आपने सुना शायद, ये मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था, ऑफ कैमरा प्रश्न किए थे इससे पहले, तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो उन्हें भी शायद अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और ऐड करना चाहूंगा कि जो अभी नया प्रोविजंस आ रहा है, जो मैं बार बार रेरा की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ये बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इससे डायरेक्ट लिंक ये एक्ट है, क्योंकि इसीलिए मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। तो इसमें क्लियर कट प्रोविजन है कि इसमें एक समय सीमा बाध्य होती है कि उस समय सीमा के अंदर ही आपको वो सारी चीज करके देना होगा। जो चीज आपने अपने ब्रोचर में लिखा है, जो चीज आपने बेचते हुए कमिटमेंट किया है, उस चीज को उसी टाइम सीमा फ्रेम के अंदर में आपको करके देना पड़ेगा। अगर आपके नहीं बिकते हैं, तो उसके बाद भी आपको अपार्टमेंट ओनरशिप, आपको वहां पर एक कमेटी बनानी पड़ेगी और उस कमेटी को हैंडओवर देना पड़ेगा, और वो कमेटी संचालित करेगी, जिसमें जितने फ्लैट जिनके पास है उनको उसी प्रोपोर्शन में बियर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कमेटी उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है और जो भी प्रोविजन है उसमें जा सकती है। बिल्कुल, वो रास्ता बिल्कुल ओपन है। धन्यवाद। हम थोड़ा सा लॉ के बारे में जानने के लिए थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया था थोड़ी देर के लिए, मगर ये जरूरी भी था, क्योंकि यह मामला कहीं ना कहीं हमारे सिलीगुड़ी शहर से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं सिलीगुड़ी शहर में। अपार्टमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मगर समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं लोग। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है हमारे पास में, लोग हमें बताते हैं। तो इस बारे में जानना भी जरूरी था, क्योंकि दर्शकों के हित में हमेशा खबर समय ने बात की है, और आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह बात भी कुछ कारगर सिद्ध होगी कुछ लोगों के लिए। तो विपुल जी, फिलहाल हम जो बात कर रहे थे ट्रैफिक से रिलेटेड, ट्रैफिक जाम से रिलेटेड, हमारा शहर जो है बढ़ रहा है और सड़कें कम है और गाड़ियां ज्यादा हैं, ये बात तो हो गई। अब अगर हम बात करते हैं कि सिलीगुड़ी शहर में आप भी बचपन से हैं, मैं भी बचपन से हूं, और यहीं से आपकी पढ़ाई हुई है, तो हम लोगों का जो एक समय जो हम लोगों ने सिलीगुड़ी देखा है, ज्यादा दिन की बात भी नहीं करता हूं, अगर 2000 से पहले के वर्ष की बात करता हूं, तो उस समय तक काफी हरा भरा था सिलीगुड़ी शहर। अब विकास के कारण, या मैं बोलूं कि अगर कंक्रीट का जो जंगल है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आगोश में ले रहा है सिलीगुड़ी शहर को, जो बीच का जो इलाका है उसको। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर पर्यावरण का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो सिलीगुड़ी शहर में इसके लिए क्या प्रोविजन है, कि क्या ऐसा कोई लॉ के अंदर भी कुछ है कि आप बिल्डिंग बनाओ तो इतना प्रोपोर्शनेट आपको रखना है ग्रीन के लिए, ऐसा कोई प्रोविजन है और उसको मान रहे हैं क्या? आपने सही कहा कि देखिए, सिलीगुड़ी में जन्म हुआ है आपका भी मेरा भी, तो हम लोग आज भी जब गर्मी होती है ना, तो अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो अगर किसी दिन अगर दिन में धूप हो गई तो शाम को 6 बजे तक बारिश होनी है, कंफर्म था। ऐसा यहाँ का एक वातावरण था। और हम लोग, कोई भी हमारा अगर कोई दोस्त बंधु भाई अगर दूसरे शहर में रहता है, तो और या टूरिस्ट कोई आता है, तो हम लोग उसको गर्व से आज भी बताते हैं कि हम ऐसे शहर में रहते हैं कि आप किसी भी दिशा में 4-5 किलोमीटर दूर चले जाओ, आपको एकदम ग्रीनरी और अच्छा एक इन्वायरमेंट, भले आप सेवक की तरफ चले जाओ या आप जलपाईगुड़ी की तरफ चले जाओ या आप नक्सलबाड़ी, तो एक अच्छा ग्रीन इन्वायरमेंट हम लोग को मिलता है। लेकिन शहर के अंदर में जिस हिसाब से ग्रीनरी का डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो चीज नहीं हुआ। खासकर तो कहीं ना कहीं देखिए, ये डेवलपमेंट की कीमत भी कहीं ना कहीं होती है,
लेकिन इसको बैलेंस करने का जरूरत है। देखिए अब देखिए नेशनल हाईवे बन रहा है, एक पूरा नेशनल हाईवे बागडोरा से लेकर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो जाएगा, उसके लिए कितने गाछों को काटा गया है। पहले हम लोग दार्जिलिंग मोड़ से लेके माटेगड़ा तक तो मतलब दोनों तरफ इतने गाछों की संख्या थी कि रोड पे मुझे लगता नहीं कि धूप कहीं भी आपको लगेगी। लेकिन आज आप चल जाइए, हम लोग जब जाते हैं तो मतलब पूरी तरह से वो है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो संस्थाएं इसको डेवलप कर रही है, उनको इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब जलपाईगुड़ी से जो आप देखिए पूरा जो नेशनल हाईवे बन गया है, उसके भी दोनों तरफ ग्रीनरी की कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। आप मिडल में थोड़े से कुछ जंगली गाछों को अगर लगा देंगे, वो छाया तो नहीं दे सकते आपको। वो आंखों को अच्छे लग रहे हैं, कुछ देखने में सुंदर लग रहे हैं, लेकिन वो छाया कहीं भी नहीं दे पा रहे हैं। सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी तक थोड़ा जलपाईगुड़ी के आसपास में ग्रीनरी हो सकता है, लेकिन बाकी इन साइड में कहीं भी कोई ग्रीनरी का विशेष प्रोविजन नहीं है। तो ये जो राष्ट्रीय संस्थाएं जो इतना बड़ा बड़ा डेवलपमेंट कर रही हैं, उनको ग्रीनरी के ऊपर भी अपना एक कहीं ना कहीं एक बजट रखना चाहिए। और इसको अब ये मान लीजिए 2 साल पहले काट दिया, 2 साल में ये बनेगा, उसके बाद में आपका चालू होने में 2-3 साल और लग जाएंगे, तो 5-6 साल में तो आपका पूरा जो इकोसिस्टम है वही खराब हो जाएगा। फिर तो बैलेंस हाँ, फिर आपको उस बैलेंस को वापस बनाने के लिए आपको और 5 साल गाछ लगा, और आप अगर गाछ लगाओगे तो एक दिन में तो आपको पूरा गाछ लंबा चौड़ा बन नहीं जाएगा, उसमें भी आपको 2 साल टाइम लग जाएगा। तो 7 साल में तो आपका इकोसिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा, जिसका अभी हम लोगों ने दुष्परिणाम देखा था। कहीं ना कहीं चलिए मैं मानता हूं कि पूरे विश्व में ही चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सिलीगुड़ी इतना दिन तक हमने क्लाइमेटिक चेंज देखा नहीं था। आप याद करिए, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, महीने भर पहले जो गर्म थी, ऐसी गर्म क्या कभी हमने सिलीगुड़ी वासियों ने देखी थी? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जिस लेवल की वो गर्म थी। जी जी। तो ऐसा चेंजेज हम लोग को दिखना है, तो इसको तो रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब बिल्कुल प्रोविजन है, जब कोई भी बड़ा अपार्टमेंट या बड़ा ब्लॉक पास होता है तो उसमें ग्रीनरी का, छोटों में तो नहीं है लेकिन बड़े में है, तो उस चीज को आपको और बढ़ाना पड़ेगा। देखिए प्रोमोटर में क्या होता है ना कि जब हम डेवलप करते हैं तो देखिए जमीन की कीमत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी डेवलपमेंट में जब अट्टालिकाएं बनती हैं, बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो हम लोग कोई भी चाहेगा, कोई भी व्यवसायी चाहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले, उतना ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो उसको देखते हुए वो नुकसान ना हो, साथ में उसको किस तरह से हम लोग ग्रीनरी को उसके साथ में बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी बिल्डिंग में ही हम लोग किस तरह से प्लांटेशन को और ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, या साथ में जो सराउंडिंग्स की जो इलाके हैं उसमें जो भी ब्लॉक बन रहा है, आपका बिल्डिंग बन रहा है, तो उसके सराउंडिंग्स में किस तरह से हम लोग ग्रीनरी को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, उस पर अपने को देखना चाहिए। अभी भी है कि हम लोग अगर ग्रीनरी को थोड़ा और ज्यादा करेंगे तो हमको थोड़ा कवरेज मिलता है, इस तरह की है, इस तरह की चीजें हैं। तो इस पे लेकिन सरकार को और थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्ट लेवल रखना पड़ेगा, ताकि ग्रीनरी को, व्यवसायी वर्ग को प्रॉफिट भी हो, व्यवसाय भी हो, और साथ में ग्रीनरी भी बढ़े। तो बिल्कुल जी बता रहे हैं कि बैलेंस करने की आवश्यकता है, और अभी भी समय है हमारे पास कि इसको हम पर्यावरण को बैलेंस कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं पर्यावरण का। पौधों की जो संख्या है, जो घट रही है जो संख्या, उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसमें भी हमें सोचना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, और जो जनता है उसे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि यह कहीं ना कहीं दोनों का आपसी तालमेल का ही मामला है। सरकार अगर आपको प्रोविजन देती है कि आप इतनी % प्रोपोर्शनेट में आप पेड़ लगाओ, और आप लगा ही नहीं रहे हो, तो सरकार क्या करेगी? ये तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप पेड़ दोगे या कंक्रीट का जंगल दोगे। ये तो आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि एक समय ऐसा ना आ जाए कि आप पेड़ों की फोटो दिखा दिखा कर बच्चों को बताओ कि एक समय में ये पेड़ हुआ करते थे, जैसे डायनासोर होते थे। तो ये समय नया है, मुझे लगता है कि उससे पहले ही लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। अब आप लोग, मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम साथ में ग्रीनरी को भी और डेवलप करें तो इससे कहीं नुकसान नहीं होना है, बल्कि ये कहीं ना कहीं घूम के आपको प्रॉफिट के रूप में हो या रेट एक्सेलरेशन के रूप में हो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, सिलीगुड़ी का हर नागरिक जानता है कि हर कोई उत्तरायण के प्रति एक फैसिनेशन है हमारा, है। क्यों है? क्योंकि जब वहां के नागरिक सुबह सुबह अपने फेसबुक पे फोटोग्राफ डालते हैं, एक से एक सुंदर पेड़ की, बर्ड्स की, और इतने फ्लावर की, तो मैं नहीं रहता तो मुझे भी लगता कि काश मैं वहां रह पाता। क्यों है ये? और दाम भी बढ़ रहे हैं वहां के,
तो कहीं ना कहीं देखिए वो ग्रीनरी जो वहां पर उन लोगों ने बढ़ावा दिया, साथ में डेवलपमेंट भी हुआ, तो ये दोनों का जो सामंजस्य हुआ उसका फायदा कहीं ना कहीं मिला। तो यही हम जो हमारे अच्छे सारे जो प्रोमोटर्स हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको निवेदन करूंगा कि वो जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, अब ग्रीनरी के प्रति मैं भी देख रहा हूं कि एक रुझान बढ़ा है। अभी आप किसी भी अच्छे प्रोमोटर के जी आप किसी भी अच्छे प्रोमोटर के आप ब्रोचर्स को दिखाइए, उसमें आपको मिलेगा कि इतने % हम ग्रीनरी के लिए रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रुझान बढ़ रहा है, देखिए। हाँ 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 जी 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 हाँ। तो ये ग्रीनरी के प्रति रुझान बढ़ा है, लोग भी चाहते हैं कि वो एक बड़े अपार्टमेंट में रहे, लेकिन साथ साथ उनके पास योगा करने की जगह हो, सुबह एक्सरसाइज करने की जगह हो, मॉर्निंग वॉक करने की जगह हो। ऐसी जगह होगी तो सोने पे सुहागा होगा, तो रेट भी अच्छी मिलेगी, डेवलपमेंट और अच्छा होगा। तो विपुल जी के सुझाव काफी अच्छे हैं और इन पे अमल करने की भी आवश्यकता है। बाकी तो देखिए मानसिकता के ऊपर में है कि हम कैसी मानसिकता, हम सिर्फ व्यावसायीकरण कर रहे हैं या थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, समाज के बारे में सोच रहे हैं। ये देखना पड़ेगा कि प्योरली व्यावसायीकरण ना हो जाए, कि आने वाले समय में हमें यह कहना पड़ जाए कि हमने सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय किया है, हमने कुछ भी नहीं सोचा पर्यावरण के बारे में। और जहां रह रहे हैं उसके पास भी, हमारे आसपास भी हो सकता है कंक्रीट के जंगल ही मिले, बाद में ये हो कि हमें खुद को ग्रीन के लिए बार बार जंगल जाना पड़े, उस पर्यावरण को देखने के लिए जंगल जाना पड़े। और दुख की बात यह है कि अब तो जंगलों में भी लोग जाकर कंक्रीट के जंगल डेवलप करने लगे हैं, रहने की शुरुआत करने लगे हैं, जो कि हमारा शहर हमारे रहने के लिए, जो इंसान है वो इंसानों की रहने की जो जगह है वो अलग होती है और जानवरों की अलग होती है, मगर लोग अब उसको भी नजरअंदाज कर उसमें व्यवसायीकरण की मांग को उठाने लगे हैं और जाने भी लगे हैं। बचपन से आप यहाँ पर हैं, शिक्षा दीक्षा यही हुई है और आना जाना भी बाहर होता होगा। तो आपको दिल्ली जाना है तो नॉर्मली आप जब टिकट कटाते हैं, फ्लाइट की हो या रेलवे स्टेशन की हो, तो आप क्या बोल के कटवाते हैं? समझ नहीं पाया मैं। आप जब दिल्ली जाएंगे हाँ। तो आप बागडोगरा से फ्लाइट से जाओगे या फिर एनजीपी से जाओगे, तो आप दिल्ली की टिकट क्या बोल के, आपको दिल्ली जाना है कि न्यू दिल्ली जाना है, या और न्यू दिल्ली से अगर कोई सिलीगुड़ी आएगा तो वो क्या बोल के टिकट लेगा? ये बहुत बड़ी बात कही आपने, इसीलिए मैं इसको और ज्यादा मैं कि ताकि आप इसको और ब्रॉड में बोल सके। देखिए कहीं ना कहीं इस चीज को भी सोचने की बहुत जरूरत है। हम सिलीगुड़ी को आज इतना डेवलप बोलते हैं, हम जैसा कि मैंने पूर्व वक्ता आप कई बार कहा कि हम लोग सिलीगुड़ी का कोई भी जिक्र आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। अब बड़े बड़े चैनल में दिखाया जा रहा है कि ये चिकन नेक है, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर चाइना के साथ अपने रिलेशंस की बात की जाए तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है कहीं ना कहीं ये। हाँ, लेकिन अगर नाम बोला जाए तो देखिए यही बोलना पड़ता है सिलीगुड़ी दिल्ली से कि बागडोगरा की टिकट दो। मैं जगह को कोई खराब नहीं बोल रहा हूँ। देखिए बागडोगरा में है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि सिलीगुड़ी एक बड़े दायरे की जगह है, तो कहीं ना कहीं उस जी सबसे बड़ा अगर कोलकाता के बाद अगर सबसे बड़ा शहर माने और फेमस शहर माने और डेवलप्ड सिटी माने तो सिलीगुड़ी। देखिए जलपाईगुड़ी भी अपना ही जगह है, बागडोगरा भी अपनी जगह है, ये सबकी डेवलपमेंट होती है तो खुद को ही अच्छा लगता है। और जलपाईगुड़ी भी कोई दूर नहीं है, हम सब काम करने जलपाईगुड़ी जाते हैं, बागडोगरा जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई कुछ दिनों, हो सकता है अब धीरे धीरे सिलीगुड़ी का नाम नेशनल टीवी में भी बहुत ज्यादा आने लग गया। मतलब 10-15 साल पहले तो अगर सिलीगुड़ी अगर एक बार बोल देता था कोई नेशनल टीवी में तो खुद को छाती इतनी चौड़ी हो जाती थी कि देखो मेरा सिलीगुड़ी का नाम आया है, आज टीवी में सिलीगुड़ी आया है। लेकिन अब परिस्थिति, हर कोई सिलीगुड़ी को जानना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप ये जनरल मानसिकता करें तो हमारे बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं, जब उनको मैं कहता हूं कि आप एनजीपी में उतर जाइएगा और वहां से कोई भी टैक्सी या कुछ लेके आप सिलीगुड़ी आ जाइएगा। अरे एनजीपी में उतर कैसे आएंगे? वो तो एनजीपी, उनको लगता है क्या कि एनजीपी कितना दूर होगा। तो मैं उनको बताता हूं कि अरे वो एनजीपी तो नाम है, न्यू जलपाईगुड़ी, लेकिन वो तो सिलीगुड़ी ही है, वो तो सिलीगुड़ी शहर एसएमसी के अंदर ही आता है। तो ये मुझे बताना पड़ता है कि एनजीपी भी हमारे सिलीगुड़ी शहर के अंदर ही आता है, उसी हमारे वार्ड के अंदर आता है। बागडोगरा भी हमसे 8-10 किलोमीटर दूर ही है और सिलीगुड़ी डेवलप भी खूब हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरत आ गई है संजय जी, ये बहुत जरूरत आ गई कि अब, क्योंकि देखिए नाम भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है ना। आज खबर समय तो खबर समय ही है, बाकी और भी खबर के साथ साथ आप और भी 4-5 नाम वाले चल रहे हैं, लेकिन खबर समय तो खबर समय ही है। तो उसी तरह नाम का महत्व होता है, बहुत महत्व होता है।
तो अब वक्त आ गया कि हम कम से कम इस चीज पे हमारा जो ये चीज प्रशासन को देखना चाहिए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए, कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी का नाम आना चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि ब्रांड सिलीगुड़ी होना चाहिए, सिलीगुड़ी का जो ब्रांड है वह पूरे विश्व में प्रमोट होना चाहिए, ताकि इतने बड़ा शहर है, इतनी डेवलप्ड सिटी है, मल्टीप्लेक्सेस आ चुके हैं यहाँ पर, हर ब्रांड यहाँ उपलब्ध है, हर तरह की गाड़ियां यहाँ चल रही है, भले ही सड़कें कम हो चौड़ी, लेकिन यहाँ गाड़ियां बड़ी से बड़ी चौड़ी चौड़ी गाड़ियां चलती है, चाहे BMW बोलिए या कोई भी ब्रांड ले लें, यहाँ बड़ी से बड़ी गाड़ियां चलती है। तो एक बड़े शहर के मुकाबले में कहीं ना कहीं भी कम नहीं है, अगर आंका जाए तो मिनी मेट्रो इसे कहा जा सकता है। और हमारा दायरा भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिलीगुड़ी से बाहर निकल है, क्योंकि ये डेवलपर जो है उनकी ही देन है कि अब धीरे धीरे सिटी जो है वो स्ट्रेच बढ़ रहा है सिटी का, और बहुत ज्यादा हम लोग आसपास के क्षेत्रों में जा रहे हैं, धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा है। और सुनने में भी आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कॉरपोरेशन का इलाका भी कहीं ना कहीं थोड़ा विस्तार हो सकता है, उसकी गुंजाइश है। मगर इसका समाधान क्या है? जो अभी हमने बात की कि आप दिल्ली से इधर आओगे तो आप टिकट क्या लोगे, तो इसका समाधान क्या है? मान लीजिए कि इसका जो हमारे पास जो ढांचा है उसी ढांचे में हमें करना है। अब मान लीजिए हम तो नया कोई स्टेशन तो बना नहीं सकते, नया कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन ढांचा जो है उसी को हमें डेंटिंग पेंटिंग करके सुधार करके उसमें सिलीगुड़ी को ऐड करना। तो इसके लिए क्या सुविधा है, चाहे हम एनजीपी की बात करें चाहे बागडोर की? देखिए क्या है कि देखिए आपका, अगर हम नाम की बात करें तो अब भोपाल जैसे शहर में जो सबसे बड़ा स्टेशन बना है रानी कमलापति के नाम से बना है, देखिए तो, लेकिन लोगों को पता है कि ये भोपाल में है, तो अवेयरनेस जो थोड़ी होती है, अगर आप भोपाल भी अगर सर्च करोगे भोपाल का स्टेशन तो उसका भी नाम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एयरपोर्ट की अगर हम सर्च करते हैं तो बागडोगरा की जगह साथ में अगर सिलीगुड़ी भी अगर ब्रैकेट में आता हो, या सिलीगुड़ी आके ब्रैकेट में बागडोगरा आता हो, तो कुछ इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। न्यू जलपाईगुड़ी के साथ में अगर हम ब्रैकेट में सिलीगुड़ी, या सिलीगुड़ी के ब्रैकेट में न्यू जलपाईगुड़ी एनजीपी करके अगर वैसे भी व्यवस्था की जाए तो हम जो ब्रांड की जो बात कर रहे हैं तो हम सिलीगुड़ी को ब्रांड के रूप में एक डेवलप कर पाएंगे। इसमें कहीं कोई मेरे किसी भी एनजीपी भाई को और किसी भी बागडोगरा भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब सिलीगुड़ी का अगर ब्रांड डेवलप होगा तो एक हमारा दायरा बहुत बढ़ेगा। आने वाले टाइम पे सिलीगुड़ी बढ़ते बढ़ते मुझे तो लगता है कि जलपाईगुड़ी भी हम अपने लगभग हम वहां तक पहुंच जाएंगे, जो दायरा एक शहर का जो दायरा बढ़ रहा है। कॉर्पोरेशन में तो है ही, बागडोगरा, नक्सलबाड़ी, विधाननगर, ये सारे इलाकों में हमारा डेवलपमेंट चलेगा। तो ब्रांड सिलीगुड़ी को लेकर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक पूरे विश्व पटल पर और पूरे राष्ट्रीय पटल पर हम जल्दी जा पाएंगे। जबकि हम अगर छोटी छोटी जगहों पे अगर सेंट्रलाइज हो जाएंगे तो हम उस तरह से ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। देखिए वो विपुल जी बता रहे हैं कि किस तरह से हो सकता है, और ये भी इस बात को एग्री कर रहे हैं, सहमत हो रहे हैं इस बात से कि कहीं ना कहीं हमें ब्रांड प्रमोशन की और आवश्यकता है। हमारा शहर काफी ब्रांडेड शहर है, क्योंकि यहाँ हर चीज ब्रांडेड है और सारे ब्रांड आ चुके हैं, तो हम भी ब्रांडेड है। मगर इस ब्रांड को प्रमोशन की और आवश्यकता है, ताकि इस ब्रांड को लोग और ज्यादा पहचानें, क्योंकि हम जो सिलीगुड़ी वासी हैं वह काफी प्रेम करते हैं सिलीगुड़ी से। हमारा जो शहर है वह काफी प्यारा शहर है, और सबसे बड़ी बात है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन नहीं, अगर ट्रांजिट पॉइंट की बात कहूं, क्योंकि अब मैं इस बात पे आने वाला हूं, जो इस शो को देखते हुए जानते हैं कि ट्रांजिट पॉइंट और टूरिस्ट पॉइंट, इसमें हमें अभी भी काफी गैप लग रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। जितने भी टूरिस्ट है जिन्हें बाहर जाना होता है, हमारे पड़ोसी देशों में जाना होता है, या जहां भी हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां जाना होता है, तो वो उनके लिए ट्रांजिट पॉइंट माना जाता है। यहाँ आते हैं और यहां से फिर वो अपने मकाम की तरफ बढ़ते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि यहां पर अभी भी उस तरह के टूरिस्ट स्टे नहीं कर पाते हैं, मतलब टूरिस्ट पॉइंट नहीं बन पाया, ये अभी तक ट्रांजिट पॉइंट बनकर रह गया। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कुछ है यहाँ पर ऐसा प्रोविजन जिसको कि बढ़ावा दिया जा सके, जिसकी वजह से कि टूरिस्ट जो है इसको ट्रांजिट पॉइंट न मानकर यहाँ पर टूरिज्म पॉइंट भी माने, कम से कम एक दिन का स्टे हो? ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो आपको लगता है जिसको अगर जिसमें सुधार किया जाए, जिसको बढ़ावा दिया जाए, तो यहाँ भी टूरिस्ट रुक सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात और सही बात बताई आपने कि सिलीगुड़ी टूरिस्ट पॉइंट नहीं होकर ट्रांजिट पॉइंट के रूप में ज़्यादा मशहूर है। देखिए लोग दार्जिलिंग घूमने आते हैं तो सिलीगुड़ी भाया सिलीगुड़ी आते हैं, 2-4 घंटे के लिए हो सकता है कि ट्रांजिट में रुके और फिर चले जाएं। गैंगटॉक घूमने आते हैं, डुआर्स घूमने आते हैं, तो सिलीगुड़ी को एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में ही यूज करते हैं। इसका कोई नुकसान भी नहीं, सिलीगुड़ी को फायदा भी इसी का मिला है।
आज ट्रांजिट पॉइंट है तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज होटल्स भी हमारे पास एक से एक सारे जो नेशनल जो बड़े बड़े ब्रांडेड जो होटल्स हैं वो सब यहाँ सिलीगुड़ी में अपना आ चुके हैं और आ रहे हैं। तो ट्रांजिट पॉइंट का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन है तो ट्रांजिट पॉइंट ना, तो कहीं ना कहीं देखिए मन में तो लगता है कि हम खाली एक ट्रांजिट पॉइंट बन गए हैं। तो अब वक्त आ गया कि हम अपने आप को एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में भी डेवलप करें। टूरिस्ट रुकता जरूर है यहाँ पर, लेकिन कहाँ कुछ हांगकांग मार्केट में कुछ परचेज करने हो या सिटी सेंटर घूमना हो, तो एक मार्केटिंग का एक हब बन चुका है ये। यहाँ क्या करेंगे लोग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, डुआर्स घूम के यहाँ एक दिन परचेजिंग के लिए रुकते हैं, परचेजिंग करेंगे यहाँ के सामान और फिर आगे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 दिन रुक के शहर में ही ऐसी चीजों को घूमें। धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे देखिए। आपको बता दूं, इसमें ऐड ऑन कर देता हूं कि हाँ, गाजलडोबा को प्रमोट किया गया है। गाजलडोबा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनकर उभरा है और साथ ही साथ बंगाल सफारी है जो गवर्नमेंट की तरफ से डेवलप की गई है। लेकिन उसके अलावा और क्या हो सकता है इसके बारे में? नहीं, ये अच्छा है। ये जो 2 चीजें आपने बताया ना, मैं उस पे आ रहा था एक्चुअली। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ उससे कम से कम अब यूट्यूब खोल के देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे चैनल मिलेंगे जो बंगाल सफारी के ऊपर में उन्होंने अपना वीडियोस बनाए हैं, सब कुछ बनाए हैं एज ए टूर डेस्टिनेशन। गाजलडोबा भी बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। आज एक बहुत ही जबरदस्त जो एक गुम्पा है, बुद्धिस्ट गुम्पा, वो सेवक अपने से बहुत ही थोड़े दूर पे है और बहुत सुंदर और बहुत जबरदस्त बना हुआ है जी। इस्कॉन टेम्पल को आप देखिए, किसी भी रूप में कमतर नहीं है। देखिए बड़े बड़े शहरों में जिस तरह का इस्कॉन टेम्पल है, लेकिन जब आप मुंबई घूमने जाएंगे, मुंबई को आप निकालिए कि यहाँ क्या क्या घूम सकते हैं, तो वहां का जो जुहू का जो इस्कॉन टेम्पल है उसको प्रमुख रूप से आता है। बेंगलोर में जाएंगे तो वहां का इस्कॉन मंदिर प्रमुख रूप से आता है, उनका एक सबसे मेन अट्रैक्शन है। उस तरह से हम उस तरह को प्रमोट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं इसमें जो टूर ऑपरेटर्स है उनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी कि अगर वो प्रमोट करे, जो लोग आ रहे हैं उन्हें ये भी बताएं कि हाँ, हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में भी ये टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर आप देख सकते हैं। कम से कम 1 दिन का स्टे उसमें ऐड ऑन करे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो रेलवे स्टेशन है वहां भी बाहर में अगर इस तरह के बोर्ड लगे, जैसा मैंने देखा है हिल स्टेशन वगैरह में लगे रहते हैं कि 7 व्यू पॉइंट या फिर ये टूरिस्ट पॉइंट, ऐसा अगर लगे तो कहीं ना कहीं बने, हाँ, लोगों को पता चलेगा और अवेयरनेस होगा। और चूंकि देखिए आजकल डिजिटल जमाना है, कोई भी टूरिस्ट आता है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से वो अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे पहले देख लेता है कि उस शहर में क्या है क्या नहीं है। तो उस चीज पे भी हम किस तरह से उस डिजिटलाइजेशन को हम उपयोग कर सकते हैं। हमारी चीज हमारे पास है, 1 दिन 2 दिन घूमने लायक हमारे पास बहुत सारी चीज है। श्याम मंदिर इतना सुंदर जो खाटू श्याम मंदिर है, ऐसे बहुत सारी आश्रम हमारे पास में, तो बहुत सारी चीजें हम अपने आसपास में है। तो इस चीज को थोड़ा प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से डिजिटली जब कोई टूरिस्ट खोजे तो उसको तुरंत वो चीजें मिल जाए। हाँ, वो लिंक को, तो ये कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट अपने ठीक का, हाँ, तो इसमें देखिए आपका जो मीडिया का जो है तबका है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे आज आप मुझसे बात करवा रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा टूरिस्ट भाई अगर देख रहा हो तो उसको भी पता चलेगा कि हाँ, यहाँ भी हम 1 दिन रुक सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो इस तरह की अवेयरनेस से फैलाने से धीरे धीरे ये अपना डेवलपमेंट होगा। हम बात कर रहे थे विपुल शर्मा से, एडवोकेट हैं पेशे से और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मारवाड़ी मंच से भी जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और जो पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांतीय मारवाड़ी मंच है उसके भी पूर्व अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ नॉर्थ बंगाल एडवोकेट फोरम फॉर प्रॉपर्टी मैटर्स के सचिव हैं, और सिलीगुड़ी टैक्स एडवोकेट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी हैं, और लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं, लायंस मेट्रो में सेक्रेटरी हैं। तो बहुत सारे पदों को सुशोभित कर रहे हैं विपुल जी। विपुल जी से आज हमने बात की थी इस बारे में कि आप आइए हमारे शो में और कुछ साझा कीजिए हमारे साथ, क्योंकि इनका भी एक लंबा अनुभव है। चाहे सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, अगर सोशल एक्टिविटी की बात करें तो भी एक लंबा अनुभव है, और व्यावसायिक तौर पे भी इनका अनुभव है, और पेशे से तो एडवोकेट है ही, इनके पिताजी भी एडवोकेट थे, तो इस कारण से एक लंबा अनुभव है, पारिवारिक अनुभव भी है लॉ मैटर के बारे में। तो जिसका कि आपने एक जीता जाता उदाहरण भी देखा कि अभी हमने बात की प्रॉपर्टी मैटर्स पे, तो इन्होंने अपने सुझाव भी दिए और राय भी दी। और अगर आप चाहते हैं इनसे और अधिक जानकारी लेना अगर किसी भी बारे में, तो मुझे लगता है कि आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में विपुल जी भी सोशल मीडिया में अच्छे खासे एक्टिव हैं, इनका खुद का फेसबुक प्रोफाइल है जिनमें इनकी फोटो लगी हुई है, और आप इन्हें पहचान सकते हैं। और आप वहां जब कमेंट करेंगे तो विपुल जी आपको अवश्य उसके रिप्लाई भी देंगे, क्योंकि हमारे खबर समय के पुराने फॉलोअर भी हैं।
जब से खबर समय चालू हुआ था, आज लगभग 8 साल हो चुका है, तब से ये फॉलोवर भी हैं, तो एक्टिव है अच्छे खासे। तो अब जाते जाते जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम हमारे जो मेहमान होते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि आप नमस्ते सिलीगुड़ी कह के, क्योंकि ये अमृत भोग का एक प्रयास है, अमृत भोग राइस का, जिन्होंने खबर समय की इस जो पहल है इसको समर्थन दिया, और लगातार हम 1 महीने से चला रहे हैं नमस्ते सिलीगुड़ी, जिसमें हम चाहते हैं कि ये जो सिलीगुड़ी हमने ग्रीन किया है, ऐसा ग्रीन हो सिलीगुड़ी धीरे धीरे, और लोग इसका मतलब भी वास्तव में समझ पाए। तो अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच से भी जुड़े हुए हैं, और हर प्रांत में पूरे देश में आपके लोग हैं, आजकल तो मुझे जो मालूम है कि विदेशों में भी मारवाड़ी मंच खुल चुका है, नेपाल, थाईलैंड, हर जगह खुल चुका है, दुबई, हर जगह। तो कोविड के टाइम में भी अच्छा खासा काम किया था आप लोगों ने। तो अगर आप हमारे माध्यम से, हमारे भी दर्शक हर जगह है, तो आप अगर चाहते हैं तो कोई संदेश देना कि जो पर्यटक आते हैं या जो दर्शक हैं उन्हें कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे सिलीगुड़ी के लिए, तो नमस्ते सिलीगुड़ी कह के दे सकते हैं। जी जी, मैं देखिए आपका चैनल के माध्यम से जब मुझे ये मौका दिया गया तो मैं अपना लोभ नहीं छोड़ पा रहा हूँ। 2 बातें, 2 जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। हो सकता है उसका संजय जी थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाए कि अरे आपने ये लिबर्टी कैसे ले ली, लेकिन अभी कैमरा चालू है तो मैं बोल सकता हूँ। तो 2 जानकारियाँ मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं मारवाड़ी मंच का पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष रह चुका हूँ और बहुत एक्टिवली अभी भी मारवाड़ी मंच से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आगामी परसों 30 जून को मारवाड़ी युवा मंच जो सिलीगुड़ी शाखा है, वो एक साथ अपने सिलीगुड़ी शहर में और इसके आसपास के इलाकों में 10 ब्लड कैंप की ऑर्गेनाइज कर रही है। हम 10 जगहों पे, जैसा कि हम उस SF रोड में, हम सिटी सेंटर में, गुरुद्वारा में, उसके बाद में कॉस्मोस मॉल में, CRPF कावाखाली और SSB रानीडांगा, घोषपुकुर में और नक्सलबाड़ी में और सिटी सेंटर, एक साथ इन 10 जगहों पे, कोई मैं शायद नाम नहीं छूटा हो मेरे से, बाकी जानकारी आप मेरे प्रोफाइल में भी लिंक करके आपको पता लग सकता है। एक साथ 30 जून को एक साथ हम 10 जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। जी 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 जी, शुक्रवार नहीं है उस दिन, शनिवार है, राइट, शनिवार है 30 जून को। तो उस दिन हम एक साथ 10 कैंप करेंगे और 10 जगहों पे होगा। तो मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि आप इस कैंप में आए और इस महान, जो देखिए रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। 1 यूनिट से आजकल तो इतनी साइंस तरक्की कर गई है कि 3 लोगों को जीवन दान मिलने लगा है। तो आप सब आए इस कैंप में, और हमने इतनी जगह की है कि वो आप कहीं भी आ सकते हैं आप। तो उस जगह में आके आप, नया बाजार, एक मैं छूट गया था, नया बाजार, वहां भी हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं भी आप आके सुबह 10 बजे से लेकर लगभग 2-2:30-3 बजे तक हमारा कैंप जरूर चलेगा। तो इसमें आके आप ब्लड दें और पुण्य के भागी बने और हमको और मोटिवेट करें। और चूंकि अब डेंगू आने वाला है, ब्लड बैंक में अभी थोड़ी क्राइसिस भी चल रही है, अब धीरे धीरे कैंप ज्यादा नहीं हो रहे हैं। बारिश आने वाली है, जी 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 ये थोड़ी जी 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 आता है। देखिए बारिश आता है तो डेंगू लगभग साथ में आ रहा, हम देख रहे हैं। इस चीज को तो हम छुपा नहीं सकते। हाँ, तो जी जी जी, तो इस मैसिव ड्राइव को आप सपोर्ट करें। एक तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा, चूंकि मैं लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मेट्रो का सचिव भी हूं, हमने लायंस क्लब ऑफ मेट्रो की तरफ से एक डायलिसिस यूनिट हमने ज्योति नगर में, आपका उल्का क्लब के जो मार्ट है उसके जस्ट बगल में हमारा एक पूरा बिल्डिंग है, उसमें हमने डायलिसिस यूनिट स्टार्ट की है। 6 बेड के साथ हम डायलिसिस यूनिट हमने शुरू कर दिया है, और पिछले 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले ही हमने इसका ओपनिंग किया था। तो वहां से लेकर 3 महीने तक हम बिल्कुल निःशुल्क करेंगे डायलिसिस। देखिए जिनकी किडनी खराब होती है उनको सप्ताह में एक को 2-2 बार मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ती है। बहुत खर्चीला ये चीज है, और जिस तरह से ये बढ़ रहा है कि जब से हम लोग इस प्रोजेक्ट में घुसे, हमको पता चला कि किस तरह से ये बढ़ रहा है। हर घर में पेशेंट्स मिल रहे हैं। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो प्रेस मीडिया के परिवार के लोग भी इस तरह से वो हम लोग को पूछे कि भाई मेरी माँ को लेके आना है, किसी ने कहा कि किसी के परिवार में आना है। इतनी ये भयानक बीमारी बढ़ चुकी है। तो 3 महीने तक तो हम लोग बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। तो आप हमारे सेंटर में आके इस सुविधा का लाभ उठाएं, और उसके बाद भी हम एकदम जितना मिनिमम जो चार्ज हो, जो हमारा एक रनिंग कॉस्ट हो, केवल उसको हम लोग लेंगे। और जो नहीं दे सकता, जो नागरिक नहीं दे पाएगा, उनका हम तभी भी फ्री करेंगे। तो इस चीज का आप लाभ उठाएं और हम लोग को सेवा का मौका दें। और खबर समय के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो ग्रीन सिलीगुड़ी को करने का जो बीड़ा उठाया है, इसमें आप हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं इनका आप लाभ उठाएं, क्योंकि आप में बहुत शक्ति है।
आप कोई अगर प्रोजेक्ट लेते हो तो सिलीगुड़ी की हर संस्था उस पर भाग लेना चाहती है। तो आप इस ग्रीनरी को लेके कोई प्रोजेक्ट ले और हर संस्था को मोटिवेट करें कि वो 8-10 गाछ लगाएं, कम से कहाँ जहां भी लगा सकते हो, लेकिन लेकिन वो आप उसका प्राइस आपको उस दिन नहीं लगाना है जिस दिन वो लगाएं। आपको 1 साल बाद आप जाके देखें कि वो 10 लगाए, उससे कितने बचे हुए हैं। उस दिन आप निर्धारित करें कि आप उनको फर्स्ट प्राइज देंगे, सेकंड प्राइज देंगे या क्या देंगे, और फिर इसको आप अगले साल फिर इस मुहिम को करें। तो आपने अगर 10-10 करते हुए अगर 100 गाछ भी आपने शहर में लगा दिए तो मुझे लगता है 100 गाछ में कम से कम 10,000 पक्षी उसमें अपना बसेरा बना सकेंगे। तो इतनी, और देख रहे हैं ना आजकल, मतलब हम लोग बर्ड की चरचहाहट भी सुनने को तरस रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मोबाइल में रिंगटोन सुनाई जरूर है सर। तो विपुल जी, हाँ लिया है, तो इस मुहिम को आप ले और हम जैसी जितनी संस्थाएं हैं उसको इसमें शामिल करें, तो आपका ये ग्रीन जो आपने लिया है ये वाकई एक ग्रीन की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थे विपुल शर्मा, और जिनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। और अभी क्योंकि हमारे पास समय की भी एक सीमा है, और समय की सीमा को समझते हुए अब इस कार्यक्रम को हमें विराम देना होगा। मगर विपुल जी ने जो कहा, जो प्रयास कर रहे हैं विपुल जी, जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, हमारे इस मंच से इन्होंने जो आह्वान किया, आप अगर चाहें तो इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इस बारे में इन्होंने सूचना दे दी है, और आप मारवाड़ी मंच के पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। वहां आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध होगी, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो विपुल जी आपको जरूर जगह का या स्थान का विवरण जो है, ब्यौरा, वो आपको दे देंगे। और विपुल जी ने जो कहा, खबर समय इस मुहिम को चलाने के लिए हमेशा तैयार है। सिलीगुड़ी के लिए हर संभव जो बेहतर करने का प्रयास है, उसके लिए हम बीड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। हम विपुल जी से भी गुजारिश करेंगे कि अगर आप लोग इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हम इसको हर चीज को दिखाने की कोशिश करेंगे, और आपके साथ आपके इस प्रयास को कदम ताल मिलाकर सफल करने का भी प्रयास करेंगे। आप इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाइए, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। तो अब आपसे हम लेते हैं विदा, और कल फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।